जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, यानी कब लड़का बनता है कब लड़की। आज के क्लास में समझने वाले हैं। अगर आप लोग बेहतर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बेहतर बायोलॉजी सीखना चाहते हैं, एक बेहतर नोट्स चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हम बेहतर पढ़ा सके और बेहतर नोट्स आप तक पहुंचा सके। नोट्स पाने के लिए आप चैनल के अबाउट में जाके वहां व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक है और उसके बाद आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको नोट्स उस चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चा। अब हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक तो क्या होने वाला है बच्चों? लिंग निर्धारण। क्या होने वाला है? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। ठीक है। आखिरकार लिंग निर्धारण क्या होता है, सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, फिर इसकी पूरी प्रक्रिया जानेंगे। कुछ वैज्ञानिकों का भी नाम जानेंगे, भाई साहब इन्होंने कैसे कैसे अपना काम किया। सबसे पहले समझते हैं लिंग निर्धारण क्या होता है, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। देखिए, कुछ बताने से पूर्व आपको इतना बता दें कि क्लास के अंत तक बने रहिएगा अगर आपको बेहतर सीखना है, क्योंकि आप 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट वीडियो देख के आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि हम पढ़ा कौन चीज रहे हैं, हम पढ़ा कैसा रहे हैं। आपको अगर जानना है, सीखना है, तो कम से कम एक लेक्चर आपको पूरा देखना होगा, फिर समझ में आएगा कि आपका देहाती मास्टर आपको पढ़ाना क्या चाहता है। बात करें लिंग निर्धारण की, तो लिंग निर्धारण एक प्रकार की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये सुनिश्चित करता है कि जन्म लेने वाला बच्चा लड़की है या फिर लड़का, पुत्र है या पुत्री, नर है या मादा, अब जो भी कहना चाहें। यानी लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है, पुत्र है या पुत्री है, जो भी कह लीजिए। तो यानी इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको ये समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि लिंग निर्धारण के अंतर्गत आपको सिखाना यही है कि बच्चा होगा या फिर बच्ची होगी। जो मां के गर्भ में बच्चा पल रहा है, किस कंडीशन में बच्चा बनता है लड़का और किस कंडीशन में लड़की बनती है, यानी कब बेटा बनेगा, कब बेटी या पुत्र पुत्री, नर मादा, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो नहीं पढ़ा रहे बच्चा, भी कुछ बच्चे आने वाले हैं क्लास में, तो बताएंगे ठीक है, बताएंगे कब लड़का लड़की दोनों में से कब नहीं होते हैं। अब जो पूछ रही हैं बच्चे बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। ठीक है, उसका भी समय आएगा, बता देंगे बच्चा। तो इसलिए थोड़ा सा रुक के पढ़ा है कि 2-4 बच्चे और आने वाले आ जाए, क्योंकि आज क्लास समय से पहले शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि मौसम भी खराब है, इसलिए थोड़ा सा आराम रिलैक्स होके पढ़ा रहे थे। तो मेरे देश के नौजवान, आपको बता दें लिंग निर्धारण जो है क्या होता है, तो हम लोग क्या कहेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि संतान
पुत्र है या पुत्री, पुत्र है या पुत्री, लिंग निर्धारण कहलाता है। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, निर्धारण कहलाता है। यानी मेरे देश के नौजवान, मास्टर पे भरोसा रखिए कि मत सोचिए मास्टर बड़ा सुस्त आज पढ़ा रहा है। बच्चा सुस्त नहीं पढ़ा रहा, मौसम ही सुस्त बना के रखा है। इतना सुहावना मौसम है, इतना ठंडा मौसम है, ये बताइए, बारिश का पूरा मौसम, बादल छाए हुए हैं, लइको उहाँ टीचरों उहाँ रहे हैं। उहाना मतलब बहुत नींद आना। कहेंगे मास्टर बोल कौन चीज रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी क्या कर, थोड़ा सा बॉडी एक्टिव नहीं है, अभी एक्टिव हो जाएगी, टाइम लगेगा। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि संतान पुत्र है या पुत्री, लिंग निर्धारण कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जो बताए कि जन्म लेने वाला संतान लड़का है या लड़की, पुत्र है या पुत्री, बेटा है या बेटी, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग निर्धारण कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना ये बात समझ में आ गया कि लिंग निर्धारण क्या है। अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, उन बातों को बहुत ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अब हम जो आपको बताने वाले हैं, उन बातों पर बहुत विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि लिंग निर्धारण शब्द आया कहां से। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हैंकिंग। क्या नाम है? हैंकिंग जी 1891 ईस्वी में कीट के शुक्राणु पर रिसर्च कर रहे थे। कीट के शुक्राणु, कहेंगे मास्टर ये हैंकिंग बाबू कीट के शुक्राणु पे? हाँ बच्चा, जो कीट होते हैं, कीट समझते हैं ना, कीड़े छोटे छोटे जो कीट होते हैं, उनके शुक्राणु पर एक रिसर्च कर रहे थे। हैंकिंग रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च करके क्या देखना चाह रहे थे? वो देखना चाह रहे थे कि जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे जो कीट होते हैं, उनमें शुक्र जनन कैसे होता है। यानी आपकी भाषा में समझाएं तो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, वो ये देखना चाह रहे थे। तो उनके रिसर्च के दौरान उन्हें कुछ दिखाई दिया। जो दिखाई दिया उसे उन्होंने यक्स बॉडी कहा। जो दिखाई दिया रिसर्च के दौरान उन्होंने कुछ देखा, गुणसूत्र के अंदर उन्होंने कुछ क्या कहते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक में उन्होंने कुछ देखा। उन्होंने जो देखा उन्होंने बताया कि एक्स बॉडी है। बाद में मैकलांग नामक वैज्ञानिक आते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब ये जो आप एक्स बॉडी चिल्ला रहे हैं, वो एक्स बॉडी नहीं बल्कि कुछ और है। तो मैकलांग और कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि हैंकिंग ने कीट के अध्ययन के दौरान, कीट के रिसर्च के दौरान जो देखा एक्स बॉडी, वास्तव में वर्तमान समय में उसे गुणसूत्र कहा जाता है, यक्स गुणसूत्र कहा जाता है। यक्स बॉडी को हम लोग वर्तमान समय में क्या कहते हैं? यक्स गुणसूत्र कहते हैं। तो बच्चा हमें बता रहे थे कि जो हैंकिंग है वो कीटों पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान वो कुछ देखे और देखने के बाद उन्होंने यक्स बॉडी कहा। लेकिन बात जब लिंग निर्धारण की आती है तो मैकलांग का नाम आता है, इनके साथ साथ कुछ और वैज्ञानिकों का नाम आता है, क्योंकि उसके बारे में किसके लिंग निर्धारण, गुणसूत्र, इन सब के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक हैं मैकलांग। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का अगर प्रयास करूं तो एक अंधेरा कमरा है, एक अंधेरे कमरे में कुछ पड़ा हुआ है। उसमें एक लड़का जाता, कहता भाई कमरवा में कुछ गिरल है, चमक रहा है। तो दूसरा लड़का गया, देख के उठा के देखा ये तो तिजोरी चाबी है।
तो जो गिरा है, पड़ा हुआ है, वो बताएं हैंगिंग। भाई कुछ गिरा पड़ा है, लेकिन नाम नहीं बता पाए, और उस चीज को बताने वाले वैज्ञानिक थे मैकलाम। क्या बात समझ में आया? तो हम आपको यही समझाने का प्रयास बच्चा कर रहे हैं कि हैंगिंग कीटों पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने कुछ देखा जिसे उन्होंने एक्स बॉडी कहा। बाद में मैकलाम और कुछ वैज्ञानिकों के सहयोग से बताया गया कि भाई साहब वो एक्स गुणसूत्र है, और मैकलाम का ही देन है कि उन्होंने लिंग निर्धारण के बारे में आप सबके सामने बातें रखी। उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे कुछ थोड़ा बहुत। कितना लोग समझ गए? यहां तक कितना लोग समझ गए? पीछे वाले आप लोग हाँ, आप समझ में आ गया? ठीक है बच्चा, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिंग निर्धारण के प्रकार की। क्या इतना बात समझ में आया? क्या समझ में आया? हमने अभी बताया वह प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि संतान मतलब संतान पुत्र है या पुत्री। लिंग निर्धारण कहते हैं। हैंगिंग नामक वैज्ञानिक 1891 ईस्वी में कीटों के शुक्राणु पर, यानी शुक्राणु कैसे बनते हैं, शुक्र जनन पर अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कुछ देखा अध्ययन के दौरान जिसे एक्स बॉडी कहा। बाद में मैकलाम नामक वैज्ञानिक आते हैं और वो बताते हैं कि जो एक्स बॉडी है वास्तव में क्या है? एक्स गुणसूत्र है। और लिंग निर्धारण में सबसे अहम योगदान किस गुणसूत्र का होता है जी? एक्स गुणसूत्र का होता है। ठीक है, यही एक्स गुणसूत्र डिसाइड करता है कि लड़का बनेगा कि लड़की। ठीक है, आगे बताएंगे कैसे। बस इतना याद रखो कि जो एक्स बॉडी जिसे इन्होंने कहा था वास्तव में वो क्या है? एक्स गुणसूत्र है, एक्स क्रोमोसोम गुणसूत्र। तो ये जो एक्स गुणसूत्र है वास्तव में यही डिसाइड करता है कि लड़की बनेगा कि लड़की बनने वाली है या फिर लड़का। एक्स गुणसूत्र ही डिसाइड करता है। कैसे करता है अभी थोड़ा देर बाद बताते हैं। अभी हम आपको बताते हैं जो लिंग निर्धारण है इसके प्रकार की। तो बात करें इसके प्रकार की, तो बच्चा ये दो प्रकार का होता है, या फिर कह सकते हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, नर विषम, एक मिनट, विषम युक्ता। ठीक है। दूसरा मादा विषम युक्ता। कहेंगे मास्टर ये क्या है? नर विषम युक्ता, मादा विषम युक्ता, ये क्या है? बच्चा लिंग निर्धारण को दो भागों में बांटा गया। पहला हो जाएगा नर विषम युक्ता, दूसरा हो जाएगा मादा विषम युक्ता। अब नर विषम युक्ता क्या होता, मादा विषम युक्ता क्या होता, समझते हैं बच्चा। आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे। जो नर होते हैं, नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है। बोलो सही है। मादा में जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। इतना बात कुछ लोग जानते हो। कितना लोग जानते हैं? हाथ ऊपर कर। हाई स्कूल में पढ़े होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए, अभी हम बता देंगे कैसे कैसे क्या हुआ। तो बच्चा नर में जो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स एक्स होता है, मादा में लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक है, उल्टा बोल दिए थे क्या? हाँ, नर में एक्स एक्स बता दिए थे क्या? नहीं, नर में एक्स वाई होता है, मादा में एक्स एक्स होता। हो सके जल्दी जल्दी में निकल गया हो। ठीक है, तो नर विषम युक्ता में क्या है? अब इसमें भी कई वैरायटी हैं। कहेंगे मास्टर कैसे? तो बच्चा हम यहां बताते, देखो यक्स, थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहां एक मिनट, हम आपको बताने जा रहे हैं नर विषम युक्ता। जैसे यहां इसके भी कुछ टाइप होते हैं, यक्स और यक्स वाई टाइप। यक्स एक्स वाई टाइप। देखो यक्स और यक्स वाई टाइप कहां होता है? ये मनुष्य में निर्धारण होता है, मनुष्य में, जिसे मानव कहते हैं। और इसमें इसके साथ साथ बच्चा, इसके साथ साथ और क्या आते हैं? और इसमें बच्चा आते हैं, और क्या आ जाएंगे? एक मिनट, एक्स ओ टाइप।
ठीक है, ठीक है। ए होता है किसमें बच्चा होता है? टिड्डा में, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नोट्स पढ़िएगा। मनुष्य लिख दिए क्या? मनुष्य होता है या मानव कह सकते हो। कहेंगे मास्टर ये लिख क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। ये लिख क्या रहे हो, समझ में नहीं। अभी हम समझा कर बस अभी लिख रहे थे बच्चा, यहां तक तो समझ में आया होगा, ऊपर हाई नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी हम समझाएंगे, अभी तो बस ऐसे लिख रहे थे, बस लिख रहे हैं। तो मास्टर समझाओगे कब? अब समझाएंगे। देखिए जो लिंग निर्धारण का टाइप होता है, प्रकार होता है, वो दो होता है। एक होता है नर विषम युक्ता, दूसरा मादा विषम युक्ता। नर विषम युक्ता, मादा विषम युक्ता। अब आप कहेंगे कि नर विषम युक्ता क्या होता है, मादा विषम युक्ता क्या होता है? अगर किसी में, हम क्यों पहले लिख दिया भाई, अब आपको पता चलेगा पहले क्यों, ताकि आपको पता चल जाए। अगर किसी नर में जो युग्मक अर्थात लिंग गुणसूत्र है अगर समान हो, असमान हो, अगर किसी नर में, समान बोल दिए गलती से, अगर किसी नर में जो युग्मक है, जो लिंग गुणसूत्र है वो असमान हो। असमान का मतलब क्या? असमान का मतलब क्या होता है? मतलब मैच ना करे। जैसे हम यहां दो लड़का खड़ा किए, बात को समझिएगा, समान असमान, ये दोनों लगभग समान हैं। हम एक तो देखो खड़ा किए, फिर दो जोड़ा और, अब ये दोनों समान नहीं है। तो वही हम बता रहे थे, नर विषम युक्ता क्या होता है? अगर नर में जो युग्मक होते हैं वो असमान हो, मतलब मिले नहीं। तो यहां देखो नर में असमान, यहां देखो नर में असमान। तो बच्चा यहां देखो, यहां नर में क्या है बच्चा? असमान। यहां नहीं समझ पाएंगे अगर, तो यहां देख लीजिए, नर में बच्चा क्या है? असमान। तो अगर नर में जो युग्मक है असमान हो और मादा में समान, मतलब यहां क्या बताया गया? नर में असमान, अगर नर में असमान होंगे तो मादा में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। अगर नर में असमान युग्मक हो और मादा में समान युग्मक हो तो उसे नर विषम युक्ता कहते हैं। और ये प्रक्रिया होती है मनुष्य में। मनुष्य में बच्चा जो असमान होगा वो नर होगा और जो समान होगा वो मादा। उसी प्रकार टिड्डा में जो असमान होगा, यक्ष ओ मतलब बच्चा कुछ नहीं, इसका मतलब होता है नर में यक्के गुणसूत्र पाया जा रहा है, यक्ष, ओ के स्थान पे कोई गुणसूत्र नहीं है। तो नर में यहां देखेंगे तो नर भी असमान है टिड्डा में और मादा में समान। तो याद आपको अब आपको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा कि नर विषम युक्ता क्या होता है। अगर नर में युग्मक या लिंग गुणसूत्र क्या हो? असमान हो। नर में लिंग गुणसूत्र या युग्मक असमान हो तो उसे नर विषम युक्ता कहते हैं। और नर विषम युक्ता लागू होता है मानव पर, क्योंकि मानव में जो नर होते हैं, नर में जो युग्मक होता है एक्स वाई होगा। जो नर होगा, नर में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई होगा, मादा में एक्स एक्स होता है। तो जब नर में एक्स वाई है तो ये असमान है और मादा में एक्स एक्स है तो समान है। तो यानी ये नर विषम युक्ता का उदाहरण हो जाएगा। अब बताओ, हम लोग मनुष्य हैं, हम लोगों में लिंग निर्धारण जो होता है किसके अंतर्गत होता है? नर विषम युक्ता के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार टिड्डों में भी होता है। कितना लोग को यहां बात समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दे। आ गया बच्चा? इसलिए मैं आपसे कहा था, आपसे बात कर रहे, इनसे नहीं। इसलिए हम आपसे कहे थे बच्चा कम से कम आप एक क्लास देखिए,
कम से कम आप एक क्लास देखिए। अगर आप एक क्लास पूरा देखते हैं तभी आप डिसाइड कर पाएंगे हम पढ़ा क्या रहे। आपको तनी शुरू किए, लिखना शुरू किया, आपको समझ में नहीं, आप भाग जाएंगे वीडियो छोड़ रहे मास्टर ठीक नहीं पढ़ा रहा है, तो डिसाइड नहीं हो पाएगा हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। इसको जानने के लिए आपको कम से कम एक लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो अब बताइए क्या समझ में आया? नर विषम युक्ता समझ में आ गया। अब मादा विषम युक्ता समझाते हैं। मादा विषम युक्ता समझाते हैं, समझाने से पहले इसमें भी कुछ एग्जाम्पल चिपकाते हैं। ठीक है, इसमें भी बच्चा कुछ एग्जाम्पल चिपकाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चा, मादा विषम युक्ता, मादा विषम युक्ता, मादा विषम युक्ता समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं बाबू, सुनो। हम यहां यक्स को जड़ मानकर चलेंगे मादा वाले में, और वाई को डब्लू मान लेंगे। क्या मानेंगे? यक्स जो था उसको हम जड़ मान लिए और जो वाई है उसको डब्लू, ताकि आप भ्रमित ना हो, आपको समझ में आ जाए। आप भ्रमित ना हो, आपको समझ में आ जाए। अगर हम कहीं पर लिख दिए बच्चा, हम ये क्या लिख दिए, अच्छा अगर हम कहीं लिख दिए, हम कहीं ससुराई का बन गया, बाद में समझ में आई तो वाई है। अगर हम कहीं पर लिख दिए जेड, हम क्या लिख दिए, तो आप उसे यक्स के समान मानेंगे। किसके समान? अगर हम लिख दिए कहीं डब्लू, तो आप उसे क्या मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चा? वाई के समान। किसके समान? वाई के समान। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलिए, क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आ रहा है? बताइए। तो अगर हम कहीं यक्स लेके चल रहे हैं तो आप उसे मानेंगे, आप अगर हम कहीं जेड लेके चल रहे हैं तो आप उसे यक्स मानेंगे। आज क्या हो गया, भुलौना कर खा गए हैं क्या? और अगर हम डब्लू मान रहे हैं तो आप क्या मानेंगे? वाई। ठीक है बच्चा, इसमें एक जो टाइप आता है, इसमें एक जो टाइप होता है वो क्या होता है, सुनिएगा। इसमें एक टाइप होता है बच्चा जेड 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 डब्लू, और ए प्रक्रिया, ए टाइप चलता है, यह प्रक्रिया चलता है बच्चा सरीसृप में, और कुछ मछलियों में भी होता है। सरीसृप कुछ मछलियों और पक्षियों में होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सरीसृप नहीं पता है, जो रेंगने वाले हैं, जो धरती पर रेंगने वाले जीव, सांप जानती हो? हाँ। इसके अलावा इसमें और भी एक होता है जेड 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 ओ होता है। ओ मतलब यहां कुछ नहीं। ठीक है, जैसे यहां बताए थे। ए प्रक्रिया होता है तितलियों में, तितलियों में। अब कहेंगे मास्टर हाई ऊपरा वाला समझ में आया था लेकिन नीचे वाला नहीं फिर समझ में आ रहा है। तो अब हम समझाएंगे, अभी तो हम बता रहे थे बस ऐसे होता है। देखिए बच्चा, मादा विषम युक्ता क्या होता है। अगर मादा में जो युग्मक अर्थात लिंग गुणसूत्र है, अगर वो बच्चा विषम है, क्या है? विषम मतलब असमान, विषम मतलब असमान। अगर मादा में जो लिंग गुणसूत्र है वो असमान है तो बच्चा क्या कहलाएगा? विषम युक्ता। तो बताओ, जब मादा में लिंग गुणसूत्र असमान होगा तो नर क्या होगा? समान होगा। नर क्या होगा? तो इसका मतलब पता चल गया, मादा में क्या है? असमान। असमान क्या है बच्चा? यही, यहां देखिए, ए है बच्चा नर, यहां जड़ जड़ वाला क्या होगा? ए है नर, नर में क्या होगा बच्चा? समान होगा यहां पर, और मादा में क्या हो जाएगा? यानी अगर नर पक्षी होगी तो उसमें जो गुणसूत्र होगा, लिंग गुणसूत्र जेड जेड होगा, और जो मादा पक्षी होगी उसमें जेड डब्लू होगा। और सुनिएगा,
तो जब मादा में ZW होगा तो मादा में ए असमान है कि नहीं? तो जब मादा में असमान होते हैं और नर में समान होता है तो मादा विषम युक्ता कहलाता है। उसी प्रकार तितलियों में नर में देखिएगा केवल एक ही जेड है, केवल एक तो गायब है, एक ही है, ओ मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो एक तो गायब है, तो बच्चा यहां नर जो है, अच्छा मादा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो नर के जगह मादा की जगह नर लिखा जाता है। ताली मारो, वाह बहुत अच्छे। तालिये बजाए कि गोबर पात रहे थे। चलिए, ए मादा, नर में बच्चा क्या होगा? समान। तो एक बात तो स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया? अगर मादा में जो ए लिंग गुणसूत्र है या फिर जो युग्मक है, जो भी कह लीजिए, वो अगर बच्चा असमान है तो बच्चा वो क्या कहलाएगा? मादा विषम युक्ता। तो नर क्या होगा? समान होगा। अगर नर में असमान है तो नर विषम युक्ता। अब पूरा निचोड़ पे आते हैं, पूरा निचोड़ पे बात मेन करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं। नर विषम युक्ता क्या होता? मादा विषम युक्ता। अगर नर में जो युग्मक है वो असमान होंगे तो नर विषम युक्ता, और मादा में अगर युग्मक असमान होंगे तो मादा विषम युक्ता। नर विषम युक्ता किन में होता है? मानव में, इसके अलावा टिड्डा में। मादा विषम युक्ता किस में लागू होता है बच्चा? सरीसृप पक्षियों और कुछ मछलियों में, और इसके अलावा यहां तितली, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या हुआ बच्चा? इसी का एक भाग होता है, ठीक है। मतलब जो ये श्रेणी होता है, जैसे 9th में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे, चैप्टर का नाम नहीं ध्यान है, उसमें शायद उतक के बाद का शायद कोई चैप्टर है, हाँ जो भी होगा, नहीं हाँ जो भी होगा ध्यान में नहीं है, तो उसी में ये सब सरीसृप वगैरह उसी पार्ट में है। 9th में, 11th में भी है, ठीक है। लेकिन कहेंगे सर 11th में, सर छोड़िए सर, 11th में पढ़ नहीं किए हैं। 11th ईमानदारी से बताइए कितना लोग पढ़े हैं? थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। अच्छा, सिलेबस कितना लोग को 11th का पता है? ये देखिए भाई, सभी इंटर की पढ़ाई करें, इनको सिलेबस है नहीं पता। 11th में कितना पार्ट है टोटल बायोलॉजी में? भाई साहब हम क्या करें, जहर सूंघ के मर जाए, जहर खा के मर जाए, है कर जहर खा के। ये गजब लड़के ये सब चाहते नहीं कि मास्टर जी ये मतलब सर जी ना जी, मतलब गलती आप करो और निपटे सर जी, गजब हाल है। आइए मुन्ना बाबू सुनिएगा, तो ये उम्मीद करते हैं नर विषम युक्ता मादा विषम युक्ता समझ में आ गए। तो अभी तक आपको समझाया गया हुआ है प्रक्रिया जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि संतान पुत्र या पुत्री होगा, लिंग निर्धारण कहते हैं। इसके बारे में शुरू कौन किया था? तो हैंकिंग शुरू किए थे, बाकी इसके बारे में बताए थे। इसके बाद बात करेंगे इसके प्रकार की, कितने भागों में बांटा गया? 2, नर विषम युक्ता मादा विषम युक्ता। नर विषम युक्ता क्या होता है? नर में जो असमान, अगर नर में असमानता होती है तो नर विषम युक्ता, मादा में असमानता आएगी तो मादा विषम युक्ता। बात क्लियर हो गया? एग्जाम्पल भी बता देंगे कैसे कैसे क्या है, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको आगे बताते हैं। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में लिंग निर्धारण। राइटिंग अगर बच्चा थोड़ा गड़बड़ होगा तो संभाल लीजिएगा, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये नीचे मुंह झुक जा रहा है क्या? मनुष्य में लिंग निर्धारण
मनुष्य में लिंग निर्धारण। सही लिखे थे बच्चा, थोड़ा सोच लिख देते हैं। अब सही हुआ? अभी झुक गया क्या? चलो कोई बात नहीं, उस पर आज झुकेगा नहीं लेकिन अक्षर झुक जाएगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। मनुष्य में लिंग निर्धारण, देखिए बच्चा, मनुष्य में अब हम बताएंगे लिंग निर्धारण। जो XXXY प्रक्रिया पहले लिखे थे मनुष्य वाला, अब उसको हम आपको बताते हैं कैसे मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। इसे आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है ना, इसे आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, ठीक है, आप इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं कि अब आप आकलन कर लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो बाद में पता चलेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या होता है, अब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो नर होगा और मादा, नर के पास टोटल जो गुणसूत्र होता है 46, मादा के पास भी 46। नर के पास टोटल गुणसूत्र 46, मादा के पास भी 46, यानी ये 46 मतलब 23 जोड़ी। तो मादा में कितना जोड़ी होगा? 22 कैसे हो जाएगा? 23 जोड़ी। अच्छा, 46 के आधा कितना होगा? 22 होगा, 23 होगा ना, तब काहे 22 कह रहे हैं? कौन है? मार देव गोली, छितरा जाओगे जइया रे डारे में आ जाओगे। हाँ, 22 जोड़ी क्या होता है? से अरे मालिक, बाबा जी आए हैं, अरे ज्ञानी बाबा तुरंत कुल बता रहे हैं। अरे नालायक कहीं, आओ बता रहे हैं। अरे बच्चा रुको, आप भी धैर्य रखो, बता रहा हूं ना। हमको तो कभी कभी डर लगता है, कहो मास्टर हट, अब हम पढ़ाते हैं, बहुत हो चुका है। अगर एक को चीज आपको पता है, पूरा इतना चैप्टर पढ़ाया तब नहीं बोले, ई पता है, हाई स्कूल में पढ़े थे ना, तो मास्टर 22 प्लस x लिखो, 22 प्लस xy लिखो, तब 23 होगा। अरे बच्चा धैर्य रखो, मालिक लोग बताएंगे। सुनो, जो नर होते हैं, नर में 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी, मादा में भी 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़ी। अब वास्तव में नर में जो 23 जोड़ी होते हैं वो कैसे होते हैं? 22 प्लस XY, या 46 को अगर हम लोग लेके चले, जोड़ी ना लेके चले, ऐसे चले, तो क्या होगा बच्चा? 44 प्लस XY, 44, 45, 46। मादा में बच्चा क्या होगा? 44 प्लस XX। यही कह रहे थे, बताते हैं, सुनो। नर में जो 46 गुणसूत्र होता है उसमें 44 प्लस XY, मादा में जो 46 होता है 44 प्लस XX, 44, 45, 46। कहेंगे मास्टर ऐसे काहे लिखे? बच्चा काहे लिखे बता रहे हैं, देखो, जो नर व मादा में 44 गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम, इसे कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और बच्चा जो XY व XX होते हैं, नर में XY, मादा में XX, ये जो बच्चा दो गुणसूत्र होते हैं, अलग अलग बता रहे हैं, इसका दो या फिर इसका दो, ये जो दो गुणसूत्र होते हैं इन्हें बच्चा लिंग गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र, यहां सूत्र छूट गया था, ठीक, यानी इसे ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। ठीक है बच्चा, यानी बच्चा एक कायिक गुणसूत्र जो होते हैं वो 44 होते हैं।
और लिंग गुणसूत्र 2 होते हैं। तो चाहे नर हो या फिर मादा, दोनों में 44 कायिक गुणसूत्र। अब नर हो या मादा, दोनों में 2 लिंग गुणसूत्र। नर के पास 2 होगा, मादा के पास 2। कायिक गुणसूत्र जो होते हैं बच्चा, एक बाहरी बनावट, शरीर के अंदर और भी चीजें होती हैं, उसका निर्धारण करते हैं। जबकि लड़का होगा कि लड़की, पुत्र होगा कि पुत्री, यानी लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र करते हैं। लड़का होगा कि लड़की, उसका निर्धारण यही बच्चा लिंग गुणसूत्र करते हैं, जिसे XX और XY आप कह रहे हैं। लिंग निर्धारण में इन 44 का योगदान नहीं होता है, इनका काम अलग है। लिंग निर्धारण के लिए पूरा जिम्मेदारी पड़ता है XY व XX गुणसूत्र की। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। अब किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है तो बच्चा मैं यही बताता हूं, इससे पहले इरेज कर दे रहा हूं। चलते क्लास में ही इरेज करते हैं। अगर नोट करना होगा तो वीडियो को पीछे करके नोट कर लीजिएगा। इसको काहे नहीं इरेज किए, क्योंकि बच्चा इसका काम पड़ेगा। तो बच्चा जो नर होगा, नर, तो नर में बच्चा होगा 44 प्लस XY। और जो मादा है, मादा में 44 प्लस XX। नर में 44 प्लस XY, मादा में 44 प्लस XX गुणसूत्र। अब लिंग गुणसूत्र जो होगा यही डिसाइड करेगा पुत्र बनेगा कि पुत्री। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं बच्चा, लिंग गुणसूत्र को ही पकड़ते हैं, लिंग गुणसूत्र को ही पकड़ते हैं। तो यहां से हम लोग ले लिए XY नर का, और यहां से ले लिए मादा से XX। अब इसको अलग करते हैं ताकि आपको समझाने में, आपको समझने में दिक्कत ना हो, ताकि हम आपको बेहतर समझा पाए। नर का जो XY होगा बंटवारा कर दिए इनका, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब A वाला X से पहले इन दोनों के साथ संकरण करा दो। क्रॉस कराने आता है कि नहीं? तो AX इस X से जब संकरण करेगा तो बच्चा XX बनेगा। A वाला X जब इस वाले X से करेगा तो क्या बनेगा? A वाला Y इस X से करेगा तो XY। A वाला Y जब इस X से करेगा तो XY। मतलब बच्चा XX बनेगा। तो XX का मतलब बच्चा केवल XX लइकम नहीं जाएगा, रे 44 भूल न जाना, हमको तो केवल समझना है, इसलिए लिंग गुणसूत्र ही लिए। तो बच्चा जो संतान होगा, जो संतान बनेंगे, चाहे वो पुत्री हो या पुत्र, उनमें बच्चा 44 प्लस XX होगा। तो XX गुणसूत्र बता रहा है ये है पुत्री, और AXX बता रहा है ये है पुत्री। अरे मात्रा मात्रा आज मास्टर, ठीक है, ये है पुत्र। आज बोल सही रहे, गड़बड़ हो जा रहा है। बारिश के मौसम का प्रभाव है क्या? पूरा प्रभाव को बंगलिनियत तो नहीं है, बंगाल का जादू लग गया है क्या? जादू मार के अब सुग्गा बना दूंगा। जादू मार दे क्या? जादू हमको आता, दिखाएं क्या? हाँ देखो, जादू काम तब करेगा जब अपना भाई दुर्गेश ना ही आएगा। क्या हो जाएगा? साइड बच्चा। तो मुन्ना बाबू, अगर XX गुणसूत्र प्राप्त हुआ बच्चे में तो पुत्री बनेगी, और XY गुणसूत्र प्राप्त हुआ तो पुत्र। तो यहां देखा जाए 50% चांस, देखो XX 2 बार बना, तो 50% चांस है कि बच्चा पुत्री बने, और बच्चा 50% चांस है कि पुत्र बने। यानी ये डिसाइड नहीं हो सकता कि कब लड़की बने कब लड़का, मतलब चांस है, कुछ भी बन सकता है। दोनों का चांस हाफ हाफ। ऐसा है कि लड़का बनने का चांस ज्यादा है, लड़की बनने का चांस कम, दोनों कितना है? बराबर है। यानी जो पुत्री बनेगी
पुत्री में बच्चा 44 प्लस, फिर देखो गड़बड़ हो रहा था, एक्स एक्स। सही हमारे ऊपर कोई प्रभाव है प्रभु, पिपरा पर के कहूँ चुड़ैलिया तो नहीं आ गई, डर लग रहा है। हम लिख कुछ और रहे हैं, लिखा कुछ और जा रहा है। हो गया क्या? तो पुत्र में 44 प्लस एक्स वाई और पुत्री में 44 प्लस एक्स एक्स, यानी इसमें भी 46 और इसमें भी 46। अगर बच्चा माँ बाप से बच्चे में 46 गुणसूत्र जा रहा है तो बच्चा नॉर्मल बढ़िया एकदम चकाचक होगा। चकाचक मतलब समझते हैं? चकाचक मतलब समझते हैं? इट इज ए भोजपुरी लैंग्वेज। अरे हमको अंग्रेजी आ गया, ए लड्डू मंगाओ। मास्टर अंग्रेजी आज बोल दिया, मामूली बात। हिंदी मीडियम, पावर ऑफ कबीरदास, गधा, पावर ऑफ कबीरदास। हम लोग कबीर की धरती से हैं। चंदा लगा लो। देखिए भाई सभी, सब लड्डू बांटने के लिए भी चंदा लगाएंगे और हमको खिलाएंगे। हम ज्यादा नहीं खाएंगे, बस आधा किलो खा लेंगे, ज्यादा नुकसान करेगा। हाँ आगे से हाँ नहीं, चंदा 5 रुपया लगेगा। अगर आप लोग 5-5 रुपया देंगे तब वो हो जाएगा। 1 किलो 2 किलो। आइए दादा, शराब दे दूंगा, जल के राख हो जाओगे। ज्यादा बोल रहे हो। कौन सा मिठाई? पाप लगेगा बहनी आपको। ना है ना ये पाप लगेगा। कर ये सब फालतू चीजें, सब विदेश वाले, विदेशी कल्चर इंडिया में ला रहे हो। आओ, ये बर्थडे वड्डे गड़बड़ चीज होता है। हाँ हमारे एनिवर्सरी की मिठाई है। घर से पता करूंगा तब पता चलेगा कहिया है एनिवर्सरी, तब फिर खिला दूंगा ना। गया? ओहो, कि चला के उसको पकड़ के बांध के लाओ पहले। चलो यहाँ देखो, तुम लोग जानते हैं, तुम लोग घुमा फिरा के मिठाई खाना चाहते हो, ये सब हम नहीं जानते हैं। फीस जमा करो, फीस। जो मिठाई मांगे उससे फीस मांग लेंगे। इतना बड़ी बात बता देना चाहिए। आप फीस जमा कराइए। देखो अच्छे बच्चे कैसे नहीं, हाथ बांध कर, जो फीस दे वो अच्छे बच्चे हैं। हाथ बांध के घर में बैठे, कान बंद करके बैठे। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बहुत बात हो गया। पुत्री में क्या होगा? 44 प्लस एक्स एक्स और पुत्र में 44 प्लस एक्स वाई। ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट। मनुष्य में लिंग निर्धारण इस प्रकार होता। हम बता ही रहे थे, बच्चा देखो बातों में भटक गए। बता ही रहे थे, अगर कोई सामान्य मनुष्य है, उसका बच्चा भी सामान्य होना चाह रहा है तो उसमें भी 46 गुणसूत्र होना चाहिए। अगर पुत्री है तो 44 प्लस एक्स एक्स होना चाहिए, पुत्र है 44 प्लस एक्स वाई होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर किसी भी जनक के जो संतान है उसमें एको गुणसूत्र बढ़ गया तो एको गुणसूत्र घट गया, चाहे बढ़ गया या फिर घट गया। अरे 46 के जगह बच्चा 47 हो गया या 46 की जगह 45 हो गया तो उस बच्चे में कुछ विकार आएगा। विकार बोले तो रोग, जन्मजात रोग, उसके बारे में इसी अध्याय में आगे चर्चा करेंगे। कहेंगे सर एकटू घटने से क्या होगा? एकटू घटने से बहुत दिक्कत होता है, हम बताएंगे क्या दिक्कत होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में अपना राय, आप लोग कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और आपका देहाती मास्टर कैसा लगा जरूर बताइएगा। गरीब मास्टर का भी कभी सपोर्ट कर दिया करो यार, ताकि हम लोग का दो चार 10-20 लोग देख ले। ठीक है, हाँ आप लोग जो हैं, क्या आप लोग को समझ में आया? आप लोग ही डिसाइड करेंगे इनको समझ में आया कि नहीं। कितना बच्चों को आज के क्लास समझ में आ गया? हाथ ऊपर कर दे एक बार। क्या कठिन पढ़ाए हैं क्या? मुझे लगता है मैं बहुत कठिन पढ़ा दिया क्या? मुझे ऐसा लगता है आज हम बहुत कठिन पढ़ा दिए हैं, आज आसान पढ़ा दिए हैं। अरे बच्चे ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।